आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा सहसंयोजक यौगिक, और इसकी कुछ जानकारी हम पिछले के वीडियोस में ले चुके हैं। हमारा जो 11th क्लास का चौथा लेसन चल रहा है, इसका ये अगला पार्ट है, और इसके जितने भी बैक पार्ट हैं उनके लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा पार्ट आपको एक वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन के रूप में मिल जाएगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक वीडियो को देखें। और आज शुरू करते हैं हम सहसंयोजक यौगिक। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि सहसंयोजक बंध क्या होता है, सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं। सहसंयोजक जो यौगिक होगा या जो बंध होगा उसके अंदर क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉनों की होगी साझेदारी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के कारण बनने वाला जो बंध होता है उसको क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध कहते हैं। इसके हमने 3 टाइप पढ़े, 3 प्रकार पढ़े। एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के कारण जो बंध बना था वो था आपका एकल आवन, बोले तो सिंगल बॉन्ड। दो इलेक्ट्रॉन, जैसे एकल आवन बना था हमारे हाइड्रोजन के अंदर, किसमें बना था? हाइड्रोजन के अंदर। इसके अलावा दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के कारण बनने वाला जो बंध था वो था आपका द्विआवन, बोले तो डबल बॉन्ड। क्या था? डबल बॉन्ड। और इसके अंदर हमने एग्जांपल के रूप में लिया था आपका ऑक्सीजन। क्या लिया था? ऑक्सीजन, O2। इस प्रकार O डबल बॉन्ड O, इसी पहले एकल आवन में H सिंगल बॉन्ड H। और इसी क्रम में हमने तीसरा इसका प्रकार पढ़ा था, 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के कारण बनने वाला बंध त्रिआवन, बोले तो ट्रिपल बॉन्ड कहलाता है, जिससे था नाइट्रोजन। इसके अंदर था नाइट्रोजन की। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं ये चीजें भी हम पढ़ चुके हैं। अब सहसंयोजक यौगिकों के क्या गुणधर्म होते हैं इसकी चर्चा हम आज के इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए, आपको सबसे पहले सारी डिटेल उपलब्ध करवा ली गई है। यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या साथ साथ में भी लिख सकते हैं। एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आपकी मर्जी है, ले लीजिएगा। हो गया? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एक नई उमंग, नई जोश के साथ। और विशेष रूप से क्योंकि आज 2 अक्टूबर देश के महान नेता, अहिंसा के पुजारी, सत्य की मूर्ति महात्मा गांधी जी का जन्मदिवस भी है। साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। तो लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जयंती की मेरे सभी वाइट फैमिली के सदस्यों को इन दोनों जयंतियों की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। सहसंयोजक यौगिक क्या होता है इसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सहसंयोजक यौगिकों के भौतिक गुणधर्म। सहसंयोजक यौगिकों के भौतिक गुणधर्म। इसके अंदर हम सबसे पहला भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे दोस्तों, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था का मतलब होता है कौन सी स्टेज में। भौतिक अवस्थाएं वैसे सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। 5वीं अवस्था भी होती है, एक आपका ये बीसी भी होता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी एक नई अवस्था हो जाती है। तो भौतिक अवस्था में हम ठोस, द्रव और गैस की बात करेंगे। तो सहसंयोजक यौगिक सामान्यतः तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव तथा गैस में पाए जाते हैं। ये तीनों अवस्थाओं में पाए जाएंगे। ठोस में भी मिल जाएंगे, आपको द्रव में भी मिल जाएंगे और आपको गैस के अंदर भी मिल जाएंगे। अब वो कौन से होंगे? ठोस की यदि हम बात करें प्यारे साथियों तो आयोडीन, आपकी जो I2 है ये सहसंयोजक यौगिक बनाती है। और ये किस अवस्था में मिलती है? ठोस, सॉलिड स्टेज के अंदर ये मिलती है। दूसरी अगर हम बात करें ब्रोमीन की, Br2, तो ये सहसंयोजक यौगिक बनाती है और ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। तीसरी अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन जो है ये आपका सहसंयोजक यौगिक भी है और कौन सी स्टेज में पाई जाती है? गैस स्टेज में। तो आपका सहसंयोजक यौगिक देखिए ठोस में भी है, द्रव में भी है और गैस में भी है। तो अब हम बात करते हैं कि इसका कारण क्या है, ये तीनों अवस्थाओं में क्यों पाई जाती है, क्या रीजन है इसका। तो दोस्तों देखिए, इसका कारण स्पष्ट लिखा हुआ है। इसका कारण है दुर्बल वान डेर वाल्स बंध, कि जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं उनके बीच में दुर्बल वान डेर वाल्स बंध पाया जाता है, जिसके कारण ये
आपके तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है दोस्तों गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इन यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक दुर्बल वान डेर वाल्स बंध के कारण निम्न होते हैं, मतलब बहुत कम होते हैं, और इसका कारण है दुर्बल वान डेर वाल्स बंध, क्योंकि अगर थोड़ी सी ऊर्जा हम इसे देंगे तो ये बंध आसानी से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और टूट जाने के कारण इनका जो गलनांक और क्वथनांक है ये क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है दोस्तों विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी, कि इसके अंदर करंट प्रवाहित होता है या नहीं होता है। देखिए साथियों, यदि हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करें, संरचना की बात करें, तो सहसंयोजक यौगिकों में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। देखिए इन यौगिकों की संरचना में मुक्त इलेक्ट्रॉन न होने के कारण विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, इनके अंदर करंट प्रवाहित नहीं हो सकता। लेकिन एक अपवाद होता है। अब वो अपवाद क्या है, देखिए अपवाद केमिस्ट्री के हर टॉपिक में हम एक दो अपवाद हम पढ़ेंगे, क्योंकि समाज में भी है। अरे हम कहते हैं कि यहाँ थूकना मना है, ये इंडिया ऐसा, तो यहाँ थूका जाएगा, तो वो क्या है, अपवाद। अपवाद का मतलब होता है जिस काम को करने के लिए रोका जाए, हम जानबूझकर उस काम को करेंगे तो हम क्या है, अपवाद है। ऐसा ही हमारा एक साथी है ग्रेफाइट, ये कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। ग्रेफाइट कार्बन जो एक सहसंयोजक यौगिक है, इसको कुचालक होना चाहिए था, लेकिन ये सुचालक होता है। अब हटकर व्यवहार दर्शा रहा ना, बाकी ग्रुप को छोड़कर अलग व्यवहार दर्शा रहा है, इसलिए ये अपवाद है और ये है ग्रेफाइट। और इसका कारण है दोस्तों, क्योंकि इसकी संरचना में कार्बन परमाणु अन्य एक कार्बन अन्य 3 परमाणु से जुड़ा रहता है, जबकि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है, करंट है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल सकता है, इसलिए ये अपवाद है और ये क्या होता है, सुचालक होता है। एक्चुअली जो आपके मेन एग्जाम्स होते हैं या कॉम्पिटिशन्स एग्जाम होते हैं, उनमें ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखें। 3 गुणधर्म हो गए, चौथा है विलेयता। विलेयता का मतलब होता है घुलनशील। तो सामान्यतः सभी सहसंयोजक यौगिक अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। अध्रुवीय प्रकृति के होने के कारण इनके जो विलायक होंगे वो भी कैसे होंगे, अध्रुवीय होंगे। तो ये अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, मतलब घुलनशील होते हैं। अब हम बात करते हैं तो आपका सहसंयोजक यौगिक क्या होता है, सहसंयोजक बंध क्या होता है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। और इनको समझने के लिए हम 3 थ्योरी पढ़ेंगे। 3 थ्योरी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपके वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी, जिसका अध्ययन अब शुरू करने वाले हैं कुछ ही पलों के अंदर। इसके अलावा वेस्क्यूलर थ्योरी होगी हमारी, और तीसरी अगर हम बात करेंगे तो वो होगी एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो देखिए वीबीटी, इसके अगर हिंदी में अगर हम नाम देखें तो दोस्तों 2 नाम होते हैं, संयोजकता कक्षक सिद्धांत या संयोजकता आबंध सिद्धांत, वीबीटी। ये वीबीटी इसकी फुल फॉर्म आती है इंग्लिश के अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब इनके अगर खोजकर्ता की बात करें तो खोजकर्ता थे लंदन वे हाइडलर, हिटलर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसके खोजकर्ता अलग है और विकासकर्ता अलग। अरे खोज और कोई करके चल बसा, भगवान को प्यारा हो गया, अब उसको आगे बढ़ाने का काम दूसरा वैज्ञानिक करता है और वो होता है विकासकर्ता के रूप में, और उसका नाम होता है पॉलिंग। तो खोजकर्ता कौन करता है, लंदन व हाइडलर, जबकि इसके विकासकर्ता कौन है, पॉलिंग। किसके, वीबीटी के, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। अब वीबीटी की हम कुछ मुख्य बातें पढ़ेंगे कि इसकी मुख्य बातें कौन-कौन सी होती है, जिसके कारण हमें इस थ्योरी को पढ़ना पड़ता है, इस सिद्धांत को पढ़ना पड़ता है। क्या है, नंबर 1, पहली बात है दोस्तों, कोई भी सहसंयोजी आबंध तभी बनता है जब 2 परमाणु के बाह्यतम कक्षक से अतिव्यापन होता है, क्योंकि हम कक्षक पढ़ेंगे sp-d-f। अब जब तक कक्षकों के अंदर अतिव्यापन नहीं होगा, अतिव्यापन क्या होता है, अतिव्यापन का मतलब होता है दोस्तों, जैसे मान लो S, जिसका आकार होता है गोलाकार, कैसा होता है, गोलाकार। P होता है आपके डंबलाकार, कैसा होता है, डंबलाकार। तो ये S और P जब तक एक दूसरे को क्रॉस नहीं
करेंगे, जब तक ये एक दूसरे को आच्छादित नहीं करेंगे तब तक इसमें बीपीटी लागू नहीं होगी, संकरण होगा नहीं, नया कक्षक नहीं बनेगा। तो ये एक दूसरे को जितना घेरते हैं, जितना आच्छादित करते हैं, उसको बोलते हैं अतिव्यापन। क्या बोलते हैं? अतिव्यापन। तो बाह्यतम कोश के जब तक अतिव्यापन नहीं होगा तब तक आपके सहसंयोजी आबंध का निर्माण भी नहीं होगा। सेकंड बात है दोस्तों, केवल वही कक्षक अतिव्यापन करते हैं जिनके बाह्यतम कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लोन पेयर जिनके होता है उन्हीं में केवल और केवल क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका उत्तर, इसका कमेंट करना आपको। अरे जब तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब तक क्या नहीं बनेगा? कौन सा बॉन्ड नहीं बनेगा? प्लीज आप कमेंट करें, इसका उत्तर कमेंट करें, मुझे वेट रहेगा इसका आप उत्तर बताओगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अतिव्यापन। अतिव्यापन के परिणाम स्वरूप एक बंध कक्षक बनाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है या अधिकतम होती है। देखिए जब तक अतिव्यापन नहीं होगा तब तक आपका वैलेंस बॉन्ड नहीं बनेगा, सहसंयोजी आबंध नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही दो कक्षकों के बीच में अतिव्यापन हो जाता है, एक दूसरे को घेरने का काम शुरू हो जाता है, तो घेरते ही उनके बीच में बंध बनेगा और वहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होगी। नंबर 4, अतिव्यापन का विस्तार जितना अधिक होगा वह बंध उतना ही क्या होगा? प्रबल होगा। अतिव्यापन जितना ज्यादा होगा उस बल की प्रबलता, बंध की प्रबलता उतनी ही ज्यादा होगी। और इसकी अंतिम मुख्य बात है, यदि दो उपकोष समान ऊर्जा के हो तो जिन कक्षकों में दिशात्मक गुण अधिक होंगे उनका अतिव्यापन अधिक होगा। जैसे मान लो पहला कोष है या दूसरा कोष है या तीसरा कोष है, तो ये तो होगी कोष की बात। अब उनके ऊर्जा अगर समान है, क्योंकि कोषों की ऊर्जा समान होती है, अब समान ऊर्जा के हैं तो अतिव्यापन किसका अधिक होगा? जिनमें दिशात्मक गुण अधिक होगा, मतलब sp अलग अलग कक्षक होंगे उनका ज्यादा होगा। देखिए सबसे ज्यादा होगा 2p 2p का, उसके बाद में 2s 2p का, और सबसे कम होगा 2s 2s का। तो जिनका दिशात्मक गुण अधिक उनका अतिव्यापन अधिक होता। आज के बाद अगर हम छठे बिंदु की हम बात करेंगे बीपीटी के अंदर, तो छठा बिंदु है आपका, यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो कर्मण्य ऊर्जा द्वारा इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा में चले जाते हैं जिससे अतिव्यापन करके सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। कहने का मतलब है, हमने एक इक्वेशन पढ़ी, एक कंडीशन पढ़ी कि यदि सहसंयोजक बंध बनेगा किस स्थिति में? यदि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? अयुग्मित होंगे। अब अयुग्मित अगर नहीं है, युग्मित है, इस स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा? उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी। ऊर्जा देंगे तो वो आपके इलेक्ट्रॉन आपके उत्तेजित अवस्था में आएंगे। उत्तेजित अवस्था में कब आएंगे? इलेक्ट्रॉन जो युग्मित है वो अयुग्मित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अयुग्मित होंगे तो उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, और उस ऊर्जा की उस मात्रा को हम कहते हैं कर्मोनियन ऊर्जा। क्या कहते हैं? कर्मोनियन ऊर्जा। जैसे हम बात करते हैं कार्बन का मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन विन्यास अगर हम बात करते हैं तो ये 2s2 2p2 होता है, ठीक है। अब इसी को हमने ऊर्जा दी तो ये तीनों, ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा और ये यहाँ पर ये आपका सिंगल हो जाएगा, ये सिंगल हो जाएगा, और ये भी सिंगल, और ये भी सिंगल, और ये भी सिंगल। तो 2s और ये 2p दोनों क्या हो जाएंगे? अयुग्मित हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? अयुग्मित हो जाएंगे, जिसके कारण अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो आपका Vp बन जाएगा, वैलेंस बॉन्ड बन जाएगा। अब कक्षकों के अतिव्यापन के आधार पर जो आपके सहसंयोजी आबंध होते हैं वो दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला हम पढ़ेंगे सिग्मा बंध। कौन सा बंध? सिग्मा। यदि कक्षकों में समअक्षीय अतिव्यापन होता है तो बनने वाला बंध सिग्मा बंध कहलाता है। समअक्षीय का मतलब जिनके अक्ष एक ही हो, चाहे वो x हो, चाहे y हो, चाहे z हो। समअक्षीय अतिव्यापन होता है 180 डिग्री एंगल पर, तो उस अतिव्यापन को हम क्या कहते हैं? समअक्षीय अतिव्यापन। और समअक्षीय अतिव्यापन के कारण बनने वाला जो बंध होगा उसे हम कहेंगे क्या? सिग्मा बंध। और समअक्षीय अतिव्यापन का विस्तार अधिक होता है, अतः ये बल जो बंध है ये प्रबल भी होगा, स्थायी होता है, और इनको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो सिग्मा बंध है वो आपको सबसे प्रबल और स्थायी
विस्तार अतिव्यापन का जितना अधिक होगा वह बंध उतना ही प्रबल और स्थायी होगा। अब सिग्मा बंध तीन प्रकार से बनता है। देखो कक्षकों के अतिव्यापन के आधार पर हम सिग्मा बंध को तीन टाइप से पढ़ेंगे। कितने टाइप से पढ़ेंगे? 3 टाइप्स के। तो फर्स्ट है आपका एस एस अतिव्यापन। यदि अतिव्यापन करने वाले दोनों परमाणु के एस कक्षक उपस्थित हो तो उस अतिव्यापन को क्या कहते हैं? एस एस। जैसे हम बात करेंगे हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के अंदर एक सिंगल बंध होता है जो सिग्मा बंध होता है। हाइड्रोजन का ये एस कक्षक और ये भी एस कक्षक और ये अतिव्यापी क्षेत्र है, इसको बोलेंगे एस एस अतिव्यापन। यदि दोनों परमाणु के एस एस कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हो तो उसको बोलेंगे एस एस अतिव्यापन। दूसरा आपका sp अतिव्यापन। इस प्रकार के अतिव्यापन में एक परमाणु का s कक्षक और दूसरे का p कक्षक। देखिए कक्षकों के आकार हमने पढ़े, s गोलाकार होता है, p डंबलाकार होता है और d द्विडंबलाकार होता है। ठीक है, तो दूसरा p कक्षक अतिव्यापन में भाग लेता है, इसे sp अतिव्यापन कहते हैं। एक s दूसरा p, तो इसे कहेंगे sp अतिव्यापन। और उसकी बात करेंगे तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उसके अंदर आपका सिग्मा बंध होता है और उसमें अतिव्यापन कौन सा होता है? sp। हाइड्रोजन के लिए तो s अतिव्यापन और क्लोरीन के लिए p, तो sp अतिव्यापन। तीसरा होता है आपका pp अतिव्यापन। इस प्रकार के अतिव्यापन में दोनों परमाणुओं के p कक्षक समअक्षीय अतिव्यापन करते हैं, इसे pp अतिव्यापन कहते हैं। देखिए जैसे क्लोरीन की हम बात करेंगे Cl2, तो ये भी क्लोरीन ये भी क्लोरीन, दोनों के बाध्यक कोष के कौन से कक्षक भाग लेंगे बंध बनाने में? p, तो ये भी p और ये भी p, ये अतिव्यापन होगा तो इसको बोलेंगे pp अतिव्यापन। तो आपका सिग्मा बंध कंप्लीट हो गया। अब इसका जो दूसरा बंध है वो है पाई बंध। देखिए क्या होता है पाई बंध। पाई बंध, अब देखिए पाई बंध क्या होता है? अभी तक हमने सिग्मा बंध की बात की, वो तीन प्रकार से बना, s समअक्षीय अतिव्यापन से ss sp और p। तो देखिए पाई बंध जब p कक्षक समपार्श्वीय, समपार्श्वीय का मतलब होता है इस प्रकार समान पार्श्व, दोनों के अक्ष समान होंगे। समपार्श्वीय जब खड़े अतिव्यापन करेंगे तो समपार्श्वीय अतिव्यापन करते हैं तो बनने वाला बंध पाई बंध कहलाता है। इसका विस्तार कम होता है। देखिए एक तो इस प्रकार से अतिव्यापन हो रहा था, इसको बोलते हैं समअक्षीय, और ये समपार्श्वीय इस प्रकार का होता है, इसमें अतिव्यापन का विस्तार क्या होता है? कम होता है, इसलिए ये दुर्बल होता है। कैसा होता है? दुर्बल होता है। अतः ये दुर्बल होता है, इसे कम ऊर्जा देकर आसानी से तोड़ा जा सकता है, क्योंकि ऊर्जा कम चाहिए। अब दुर्बल है तो थोड़ी सी ऊर्जा दोगे ये टूट जाएगा। इसके निर्माण के समय नोडल तल की आवश्यकता होती है। जब तक नोडल तल नहीं बनेगा तब तक आपका पाई बंध नहीं बनेगा। इसके ऊपर में नीचे बंध कक्षक उपस्थित होते हैं। नोडल तल जो होगा उसके ऊपर भी बंध कक्षक होगा और नीचे भी क्या होगा? बंध कक्षक होता है। देखिए जैसे ये p कक्षक है और ये p कक्षक है, ये दोनों समपार्श्वीय इस प्रकार से अतिव्यापन करते हैं, तो इसको बोलते हैं, इस बंध को हम बोलेंगे पाई बंध। क्या बोलेंगे? ये इस प्रकार बनेगा। ये देखो इसको आपके बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं, BANANA बॉन्ड, बनाना बॉन्ड। ये क्या आकार का नहीं है, इसलिए बनाना बॉन्ड। तो आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे का वीडियो का इंतजार कीजिए जिसके अंदर हम सबसे महत्वपूर्ण संकरण का अध्ययन करेंगे। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।